हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव और आपका अपना चैनल जो देख रहे हैं आप, इसमें सिक्स क्लास को हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं जो चैप्टर 2 में है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है और आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, तभी चीज़ आपको समझ में आएगी। हम सिक्स क्लास के ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, और कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है तो मुझसे आप कमेंट के तक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा है? हमने पृथ्वी हमारे गोलाकार नहीं है, हमको पता है ये ओवल टाइप की होती है। ओवल टाइप कैसे होते हैं? जैसे अंडे होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, थोड़ी सी पिछी हुई है, मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देख सकते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, मैं बताना चाहूँगा। स्टाफ रूम में मिल सकता है, और आपको प्रिंसिपल के रूम में मिलेगा। ये ग्लोब मिल सकता है, तो कुछ इस तरह का ग्लोब होता है, आपको ये याद रखना है। और ये लगभग क्या होता है कि अपनी कक्षा में आसानी से आप देख सकते हैं, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे कि कह सकते हैं कि मानव की फोटो होती है ना, फोटो सेम टू सेम ऐसे ही होता है जो पृथ्वी की फोटो ये दिखाती है ग्लोब को। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मतलब एज इट इज सेम टू सेम ऐसा होता ही है, ओवल टाइप के ही होते हैं शेप में। तो कुछ हमको इस तरह ग्लोब ग्लोब के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे ग्लोब हो सकते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है बड़े ग्लोब को। आपको ये याद रखना है। ये पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं। जो छोटे ग्लोब को भी आप रख सकते हैं पॉकेट के अंदर। पहले नहीं आता था, बिल्कुल छोटे छोटे ग्लोब भी आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी यूज़ करते हैं। और तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, इनमें से हवा भरी जा सकती है ना। और इसी और बताना चाहूँगा, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है ना। छोटे वाले ग्लोब जो होते हैं, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब को हम उसको घुमा भी सकते हैं। इसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कि कुम्हार कोई पहिया घुमाता है, लट्टू घुम जैसे कि बच्चे लट्टू घुमाते हैं। सेम ऐसे ही ग्लोब को भी हम क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। राइट राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। अब जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? ग्लोब पर क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चों, ग्लोब पर उस पर क्या होता है? देशों के नाम होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, है ना। और क्या होते हैं? और बहुत सारी चीज़ आकार में दिखाया जाता है, बिल्कुल शेप में दिखाया जाता है। जंगल कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है ना, कौन सी राजधानी कहाँ पर है। तो इसमें क्या है? ग्लोब में दिखाया जाता है। छोटे में भी दिखाया जाता है, लेकिन छोटे में सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसमें देखने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है ना। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर कोई पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, अगर हम ग्लोब पे सब चीज़ दिखा सके तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म तरीके से दिखाया जाता है, शॉर्ट में दिखाया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? अब सपोज करो इंडिया है। अब इंडिया का शेप है, हम पूरा नहीं दिखा सकते, है ना। पूरा एक एक चीज़ नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या होता है कि पूरा इंडिया को ही हम इस पे शो कर देते हैं ग्लोब के ऊपर, है ना। अब क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अब मैं बताना चाहूँगा। हमें कुछ बिंदुओं पर ही फोकस करना होता है ना। पृथ्वी के समान किसी गोले पर स्थित बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार स्थिति का स्थान कैसे मतलब निर्धारित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ही पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब पर दिखा सकते हैं, जो मुख्य मुख्य है। आप देखेंगे कि कई एक सुई होती है ग्लोब में झुकी हुई, है ना। देखो, मैं दिखाना चाहूँगा, एक सुई होती है। ये जो सुई है, ये जो सुई है, ये वाला, ये क्या होता है? कुछ इस तरह दिखाया जाता है, इस पे दिखाया जाता है, और ये पूरा ये इसी पे राउंड करता है। जो हमारा ये ग्लोब है, ये इसी पे घूमता रहता है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया, ये सुई पे पूरा घूमता रहता है, एक ही अवस्था में होती है, और ये एक ही तरीके से घूमती है वो। जहाँ जिस जिस अक्ष पे घूमती है, मैंने जो पॉइंट कर रखे हैं मैंने आपको दिखाना चाहूँगा। जो येलो येलो पॉइंट यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? हम अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्ष बोलते हैं। अब ग्लोब पर दो बिंदु इनमें से होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव होती है। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर और दक्षिण।
ये उत्तर कह सकते हैं, इसको हम दक्षिण कह सकते हैं, आपको ये याद रखना है। अब ग्लोब पर दो बिंदु जिनमें से होकर सुई गुजरती है उसको उत्तर बोलते हैं और दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। अब ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है ना। अब पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर सकते हैं, हम ग्लोब को घुमा सकते हैं, यानी पृथ्वी भी सेम टू सेम ऐसे ही घूमती है। लेकिन याद रखने में इन दोनों में एक ही अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। देखो मैंने आपको बताया कि ना, ये चीज़ हमको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है, हमको समझाया गया है। कोई सुई टंगी हुई नहीं है जिससे कि पृथ्वी घूम रही हो, मतलब ठीक है, कोई सुई नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है जिसपे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो एक काल्पनिक रेखा है ना ग्लोब पर। एक अन्य काल्पनिक रेखा ये भी है कि ग्लोब दो प्रकार के में बांटा जा सकता है। हम ग्लोब को दो भागों में बांटा जा सकते हैं। पहला कौन सा है, देखो उत्तरी और दक्षिण में। सिंपल सी बात क्या करते हैं, जो ग्लोब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया उत्तर और दक्षिण। अब एक बात करते हैं, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, विषुवत वृत्त कहते हैं। किसको बोलते हैं हम, जो हम ग्लोब को बांटते हैं। पृथ्वी के उत्तर में, यानी पृथ्वी के उत्तर में, यानी पृथ्वी का उत्तर कौन सा है, ये उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, और आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी वाले आधे भाग में दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये उत्तरी ध्रुव पूरा हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, दक्षिणी ध्रुव हो गया पूरा। ठीक है, तो आपको ये याद, टोटल ये याद रखना है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। अब बात करते हैं, जो बीच में जो होता है उसको विषुवत वृत्त कहते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं हम इसको। अब ये क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं किसको, जो दक्षिण का भाग है। जो उत्तर में है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार की विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं ये पृथ्वी विभिन्न स्थानों के स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ में विषुवत है, यानी दिखाता है, हमको शो करता है। ठीक है, विषुवत वृत्त में ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश और समांतर रेखाएं कहा जाता है। सभी का जो इक्वल इक्वल है, क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, बिल्कुल इक्वल है, सभी को बराबर बराबर भागों में बांटा, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, जो ये मैंने आपको बता दिया, जो ये चीज़ है ना, ये वाला विषुवत वृत्त, ये बिल्कुल क्या है, ये आपको क्या करती है, ये बिल्कुल शून्य है। अगर इधर जाओगे तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, अगर इससे ऊपर चले जाओगे तो उत्तरी ध्रुव हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो टोटल अगर पृथ्वी को हम बांटा जाए अक्ष में तो 360 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 360। इसमें एक चौथाई यानी 90 अंश होती है ना। एक भाग में कितना होता है, 90 होता है, तो चार भाग में कितना होगा, 360, है ना। आपको ये याद रखना है। इस प्रकार 90 अंश का उत्तरी अक्षांश होता है, ध्रुव दर्शाता है, तथा 90 अंश का दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है। आपको ये याद रखना है बच्चों। अब बात करते हैं, इस प्रकार विषुवृत्त को उत्तर की सभी समानता और रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है ना। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की विषुवृत्त जो भी वृत्त के जो उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया, पहले बता दिया हमने उत्तरी अक्षांश क्या होते हैं और दक्षिणी अक्षांश क्या होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी में लिखा जाता है ना। अब बात करते हैं, सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर में व्यक्त किया जाता है ना। आपको ये याद रखना है। अब ये देखो, सपोज करो उत्तरी ध्रुव में क्या क्या है, आपको याद रखना है। उत्तरी ध्रुव में क्या क्या है, ये चीज है, आपको ये टोटली याद रखना है। अब बात करते हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिण अमेरिका। हेलो हॉरिजॉन्टल में दोनों में से एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर है। ठीक है, लेकिन दोनों में दिक्कत यह है कि एक है 20 अंश उत्तर में और एक है 20 अंश दक्षिण के अंदर। तो आपको टोटली याद रखना है। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजेंटे जो है दक्षिणी 20 अक्षांश पर है। आपको ये याद रखना है। ठीक है,
अब 2.2 जो स्पष्ट किया गया है, देखो आप समझ लीजिए चीज़ क्यों क्या चीज़ है, ऐसे ही चीज़ होती है, मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल से। अब बात करते हैं क्या, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश समांतर रेखाएं को बोलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया विस्वित जो डिग्री होती है हमेशा क्या होती है, वो जीरो होती है। कौन सी जीरो होती है, देखो मैंने आपको समझाया ना, ये रहा, ये क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है। अगर इससे हम ऊपर जाएंगे तो उत्तर है, और इससे नीचे जाएंगे तो दक्षिण है अक्षांश, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में होते हैं और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अंदर होते हैं। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जो होते हैं समांतर रेखाएं और भी है, मतलब बहुत सारी चीज है, लेकिन हम चीज के बारे में टोटल हम दो ही चीज के बारे में बात करेंगे, उत्तर और दक्षिण के बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या, फर्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। कहाँ होती है, देखो मैं बताना चाहूंगा, कर्क रेखा कहाँ होती है, हमारी उत्तर में होती है। ये देखो ये ना, उत्तर में 23.5 डिग्री पे होती है। और विषुवत हमेशा किस में रहेगी, जीरो में रहेगी। और मकर कितने में रहेगी, 23.5 में, दक्षिण में रहेगी। बच्चों याद कर लो, अब ये जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। और ये जो हमारे दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो कितने में है, 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर। और उत्तरी शीत कटिबंध जो होती है, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त होती है, वो 66.5 डिग्री उत्तर में होती है। तो ये इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के ताप और कटिबंध, ठीक है। तो बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध किसको बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे, समझते हैं उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है। गर्मी बहुत होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। बच्चों याद रखना, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, उष्ण कटिबंध उसको बोलते हैं कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर होती है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तथा कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण में ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ का मौसम बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत शांत होता है, और कह सकते हैं थोड़ा ठंडा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव में उत्तरी जो भी ध्रुव है, यानी ठीक है, मैंने आपको बता दिया, उसको कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड का जो सूरज है वो बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो गर्मी होती है वो ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पे शीत कटिबंध होते हैं, वहाँ पे शीत कटिबंध उसको भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्या, आगे। अब देशांतर क्या होता है, देशांतर समझिए, देशांतर क्या होता है। देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और ना जानकारी प्राप्त की होती है, आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 दक्षिण में, कितना 20 दक्षिण में, उनकी यही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ में रेखा या पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय या गोमंतर कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, देशांतरीय या गोमंतर कहते हैं, है ना। तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है ना। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब जैसे कि घंटे होते हैं, घंटे के बाद मिनट होती है, मिनट के बाद सेकंड होती है, तो इस हिसाब से इसको क्या करते हैं, इसको देशांतर को अंश को बांटते हैं इसके इसके हिसाब से। अब ये क्या है, ये अर्धवृत्त होती है, क्या होती है, ये अर्धवृत्त है, तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, तथा ध्रुवों को शून्य हो जाती है। मतलब एक ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पे शून्य हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना विषुवतीय रेखा, जहाँ हमारा जहाँ पे था उसको शून्य होता है वहाँ पे, इसीलिए बोला जाता है। अब बात करते हैं जहाँ सभी देशांतरीय योग्यमतर आपस में मिलती है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है।
अब बात करते हैं क्या, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करेंगे कि युगोमेंतर किसको बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो तब सभी देश में निश्चय किया जाता है कि ग्रीनिच ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली युगोत्तर में से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए, ये युगोत्तर प्रमुख युगोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसका मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, और तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। मतलब यहाँ का जो शून्य है, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश में एक जगह का नाम है जिसको ग्रीनिच बोलते हैं, ग्रीनिच। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ पे शून्य है, तो उसी हिसाब से जो भी हमारी समय सारणी है इसी हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख युगमित्र में से 180 युगमित्र मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, यानी बांटती है ना बच्चों। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए अक्षर, जो अक्षर होते हैं पूर्व, मतलब अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम युगमंतर में से एक ही रेखा पर स्थित है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं, अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाएं एवं देशांतरी युगमंतर को द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब मैं ग्रिड जो बने हुए हैं ना, मैंने इसको बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारा क्या है, विषुवत रेखा है जो यहाँ पे 0 है ना। क्या है ये, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अब इससे ऊपर जाएंगे तो हम उत्तरी में चले जाएंगे और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से ग्रिड में बांटा गया है ताकि बच्चों को या फिर समझने में आसानी हो, इसलिए इसको ग्रिड में किया जा गया है, बांटा गया है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है, उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी जगह का नाम है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। अब इस बिंदु को देखा जाए तो ये दोनों में रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ये बिंदु धुबरी, जो धुबरी है कि यही स्थिति होगा। ठीक है, क्या स्थिति होगा, जो वहाँ का जो ग्रिड है ना, ग्रिड दोनों का क्या है, इक्वल इक्वल है, दोनों को वहाँ पे सेम है। यानी धुबरी में 26 डिग्री उत्तरी में है अक्षांश में और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है, यानी दोनों में वो स्थित है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना जो टेम्परेचर है थोड़ा सा लो रहेगा, है ना। टेम्परेचर लो रहेगा, थोड़ा सा जो मौसम है और जहाँ का जो मॉइस्चराइजर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ घूम जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। इसको आपको एग्जाम्पल खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा अगले चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैपिंग कैसे करते हैं और मैपिंग को समझते कैसे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देशांतर और समय, है ना। तो अब समय को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति, है ना। ये तीनों चीज अगर आपने पता लगा लिया तो आपको समय को मापना बहुत इजी हो जाता है। अब सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, हमको सबको पता है, अतः स्वाभाविक ये है कि ये दूसरे विश्व में सबसे निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनाने वाला परछाई से लाया जा सकता है, जो तापमान में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आपको ये भी याद रखना है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख युगमंतर में सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसी समय युगमंतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आपको ये भी याद रखना है। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, वहीं से टाइमिंग स्टार्ट होती है, इस टाइमिंग से, वहीं से जीरो जीरो से ग्रीनिच का जो टाइमिंग है वो 0 है, वहीं से जो टाइम की जो ग्रेड होती है वहीं से नापा जाता है। अब बात करते हैं, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। देखो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, किसका चक्कर लगाती है, तो आपको ये भी याद रखना है ना। अंत में यह स्थान को ग्रीनिच के रूप में है, पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष 360 डिग्री घूम जाती है, यानी पूरा घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय
होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच का समय 1 घंटा आगे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अर्थात वहाँ दोपहर एक जो एक बजा होगा, ठीक है, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री समय का जो समय होता है 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। उसी प्रकार जब ग्रीनिच का दोपहर में 12 बजे होंगे, तभी उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। आपको ये भी याद रखना है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर और दक्षिण को आप समझ जाएंगे तो सारी डिटेल आप अपने आप निकाल सकते हैं। अभी मैं पूछूंगा कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है ना, वहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, इंडिया में ग्रीनिच से इंडिया कितना आगे है टाइमिंग में, है ना, पाकिस्तान में कितना टाइम हो रहा है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन में 12 बजते हैं, है ना। दोबारा समझिए आपके ये क्या है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं, है ना, सभी को पता है। बिल्कुल सिर के ऊपर सूरज होती है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय युगमत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान होता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, है ना, हम टाइमिंग, हम घड़ी ही क्यों पहनते हैं, हम बार बार घड़ी क्यों देखते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लगभग युगमत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर इसलिए होता है, आपको पता ही है, क्योंकि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले सभी जो युगमत्तर में स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस युगमत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक युगमत्तर माना जाता है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा ग्रीनिच जो है हमने जो पढ़ा वो कितने डिग्री पे है, वो आपको पूर्व में वो 0 डिग्री पे है। इस प्रकार युगमंतर के स्थानीय समय में पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपने, अब एक स्टोरी है, थोड़ा समझ लें आप क्या होता है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम को 7:30 बजे बजे शुरू होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ और ये क्या कहना चाहता है, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय सीमा कितना अंतर है? तो मैंने आपको पहले बताया था, लगभग 5.5 घंटे का फर्क होता है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री यानी 30 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ समय का ग्रीनिच समय 5 घंटा है और 30 मिनट है, यानी साढ़े पाँच घंटे का फर्क होता है इंग्लैंड और इंडिया में। ठीक है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में लगभग शाम को 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरी विस्तार से अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूप में 11 मानस समय को अपनाया जाता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे मानक को मापते हैं। और आपको जो भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है बच्चों, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इस समझ में नहीं